गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री के चैप्टर 3 का लेक्चर 7 डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए कल मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बता दिया था। एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक क्या है, उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब कि जब हम पीरियोडिक टेबल जो है उसमें लेफ्ट टू राइट जाते हैं। पीरियोडिसिटी का मतलब है लेफ्ट टू राइट जाने पर या टॉप टू बॉटम जाने पर चेंजेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज, चेंजेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज, चेंजेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज इज नोन पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इज नोन एज पीरियोडिसिटी। कि हम बाई से दाएं जा रहे हैं या टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो पीरियड जो प्रॉपर्टीज है उनमें क्या चेंज हो रहा है, बढ़ रही है, घट रही है, बीच में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, इन सब बारे में हम पढ़ते हैं। तो पीरियोडिसिटी में फर्स्ट टॉपिक है आपके एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब एटॉमिक रेडियस में क्या है? एटॉमिक रेडियस का मतलब है कि आपने देखा था कि जो एटम है वो एटम कैसा है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, घूमते हैं, बट कोई एक पर्टिकुलर लाइन नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढ पाए, क्योंकि किसी भी एटम के चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, 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 तो उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करना मुश्किल है। तो अब जब आप उसकी पोजीशन को नहीं निकाल पाएंगे तो रेडियस को भी नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे केसेस में एटॉमिक रेडियस कैसे निकालने का सजेशन किया गया, तो हमने देखा कि रेडियस अलग, यदि एलिमेंट किस फॉर्म में है, कंबाइंड फॉर्म में है, तो हम उसकी रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। कंबाइंड फॉर्म में यदि है तो रेडियस कितने टाइप की होती है? फर्स्ट है कोवेलेंट रेडियस। फर्स्ट है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस का मतलब है कि यदि दो एटम्स, अब आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हो, यदि दो एटम जो है कोवेलेंट बॉन्ड से एटम है, जैसे ये भी ए है और ये भी ए है, दोनों A2 एक मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो जो इनकी रेडियस होगी वो क्या होगी? अब आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है, शेयरिंग होती है। तो शेयरिंग इस तरीके से हो रही है, मान लो ऐसे होती है शेयरिंग। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ है तो रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस विल बी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है उसका हाफ हो जाएगी। ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, एक रेडियस ये होती है, दूसरी रेडियस कौन सी होती है? दूसरी रेडियस होती है मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस क्या होती है? मेटालिक रेडियस क्रिस्टल्स में पाई जाती है। मेटल के जो क्रिस्टल होते हैं, जैसे कॉपर का, सिल्वर का, मान लो ये आपका एक क्रिस्टल है, इसमें कॉपर के एटम्स आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो जो दो एडजेसेंट एटम्स हैं, इन दोनों की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो क्या कहलाएगा? वो मेटालिक रेडियस कहलाएगी। क्लियर? तीसरी रेडियस होती है वॉन डेर वाल रेडियस। ठीक है, अब वॉन डेर वाल रेडियस किसमें होती है? वॉन डेर वाल रेडियस जो है वो 18th ग्रुप की निकलती है। 18th ग्रुप क्या है? नोबल गैसेस। ठीक है, यानी वॉन डेर वाल गैस किसकी निकलती है? एटम की निकलती है, क्योंकि जो 18th एलिमेंट की जो एलिमेंट है वो अकेले रहते हैं, वो किसी के साथ जुड़ते नहीं है। ठीक है, तो जब टू नॉन बॉन्डेड एटम, टू नॉन बॉन्डेड एडजेसेंट एटम्स combine, then half of their internuclear distance क्या कहलाती है? वॉन डेर वाल रेडियस कहलाती है। जैसे एक एटम ये है और दूसरा एटम ये है। अब ये तो किसी से, क्योंकि नोबल गैसेस जो है इनका आउटलेट कॉम्प्लीट होता है, तो ये तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, तो ये थोड़े दूर रहेंगे, इनकी डिस्टेंस का जो आधा होता है दैट इज कॉल्ड वॉन डेर वाल रेडियस। ठीक है, फोर्थ टाइप की रेडियस कौन सी होती है? फोर्थ टाइप की रेडियस होती है आयनिक रेडियस। ठीक है, आयनिक रेडियस का मतलब एक कैटायन और एक एनायन। आयन दो टाइप के होते हैं। कोई एलिमेंट है, यदि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो कैटायन बन जाता है। यदि ठीक है, एन की जगह में एक्स लिख दिए, कोई भी एक्स है तो एक्स पॉजिटिव बन गया। मान लो कोई एलिमेंट है
वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो किस में बदल जाता है, एनायन में बदल जाता है। ठीक है, तो कैटायन की रेडियस, कैटायन की जो रेडियस होगी वो कैटायन की कहलाएगी, एनायन की जो है वो एनायन की कहलाएगी। तो अब आप देखो कि ये आपके पास एक एटम है, एलिमेंट है, ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, मान लो यहाँ पर 10 प्रोटॉन थे और यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेडियस। अब क्या हुआ, 10 में से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, मान लो इसी एलिमेंट की बात कर रहे हो, इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, ये मान लो x एलिमेंट है, तो अब क्या बन गया, x+ बन गया, यदि इसने एक इलेक्ट्रॉन, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, इसके पास इलेक्ट्रॉन रह गए 9। तो अब कौन पावरफुल, तो इसके पास क्या चीज बढ़ गई, न्यूक्लियस में जेड इफेक्टिव बढ़ गया, इसके पास जेड इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना बढ़ गया, +1। समझ में आ रहा है, +1 बढ़ गया, यानी प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन एक कम है, तो ये इसको अपनी ओर खींच लेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कैटायन का साइज कैसा होगा, स्मॉल, और एनायन का साइज, अब यदि मान लो ये 10 है और यदि ये एक इलेक्ट्रॉन को, मान लो यदि एक, अब ये x एलिमेंट नहीं है, अब ये y एलिमेंट है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 11। तो अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कम है, तो प्रोटॉन तो 10 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएंगे, 10 को ही कर पाएंगे, तो एक रह जाएगा। तो एनायन का साइज हमेशा क्या होता है, बिगर होता है। ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि जब हम रेडियस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो चारों टाइप की रेडियस होती है। तो अब यदि आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होता है, वॉन डेर वाल रेडियस होता है। ये रेडियस तो बिल्कुल अलग होती है कैटायन एनायन की। इन तीनों रेडियस में सबसे बड़ी रेडियस जो होती है वो वॉन डेर वाल होती है, और सबसे छोटी रेडियस जो होती है वो कोवलेंट रेडियस होती है। ठीक है, और ये जो रेडियस है, ये रेडियस किस चीज पे डिपेंड करती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा, साइज जो है वो छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, तो ये तो रेडियस होगी। ठीक है, अब रेडियस में, रेडियस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो अभी एक चीज, एक तो जेड इफेक्टिव इफेक्ट करता है और दूसरा क्या करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा इफेक्ट होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब, अभी स्क्रीनिंग इफेक्ट आगे आएगा। तो अब आप सेकंड प्रॉपर्टी पढ़िए, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, इससे पहले जब हम पीरियोडिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम जैसे जैसे बाएं से दाएं जाते हैं, रेडियस क्या होता है, रेडियस डिक्रीजेस, रेडियस डिक्रीजेस। आपसे कोई पूछे भाई लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, रेडियस डिक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि क्या बढ़ता जा रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है। शेल तो सेम है, शेल तो सेम है, बट जेड इफेक्टिव बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि 1 2 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते, ऐसे प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो प्रोटॉन जो है वो एक जगह बढ़ रहे हैं। ठीक है, शेल नहीं बढ़ रहा, शेल सबका सेम है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि रेडियस जो है वो डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू जेड इफेक्टिव, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है और शेल सेम रह रहे हैं। लेकिन यदि आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऊपर से नीचे जाने पर आप देखो क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर शेल बढ़ता है, क्या बढ़ता है, आर जो है वो इंक्रीज होती है। ये आपको आर क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, बट शेल उससे भी ज्यादा शेल इंक्रीज हो रहा है। तो शेल जो है वो ज्यादा पावरफुल है यहाँ पे। जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हैं, पहले फर्स्ट पीरियड है, फिर सेकंड पीरियड है, फिर थर्ड पीरियड है, फिर फोर्थ पीरियड, तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, शेल बढ़ते जा रहे हैं ना। एन की वैल्यू, एल किस चीज को बताता है, शेल को बताता है। तो शेल बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, रेडियस बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है आपको। तो पीरियोडिसिटी मतलब जो भी प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हैं उसकी पीरियोडिसिटी आपको पता होनी चाहिए कि पीरियोडिसिटी का मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है और ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है। अभी मैं आयनाइजेशन पोटेंशियल नहीं बता रही हूँ, अभी मैं सिर्फ यही बता रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक इफेक्ट जो डी और एफ डॉट के एलिमेंट होते हैं उनमें एक इफेक्ट और लगता है जिसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, या फिर शील्डिंग इफेक्ट। जो नोट्स मैंने भेजे हैं उसमें आप पढ़ेंगे और किताब में भी दिया हुआ है। देखो क्या होता है कि डी और एफ के जो इलेक्ट्रॉन है, ये एटम है आपके पास, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे शेल्स बने हुए हैं, तो प्रोटॉन यहाँ बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहे हैं,
लेकिन क्या होता है कि रेडियस आप किससे नापते हैं, वैलेंस शेल से नापते हैं, ये डिस्टेंस होती है रेडियस की। लेकिन यदि बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, हम क्या कहते हैं, इनर डी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाएंगे तो अब न्यूक्लियस पहले इसको अट्रैक्ट करेगा कि इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, n-1 में आते हैं, जबकि एस और पी के इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे थे, n में आ रहे थे। समझ में आ रहा है, शेल में आ रहे थे। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, तो जब डी में इलेक्ट्रॉन आते हैं या फिर n-2 एफ में इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, तो इसके ऊपर क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स कम लगता है। अट्रैक्शन फोर्स कम लगता है तो साइज क्या होती है, बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है। तो जो स्क्रीनिंग का मतलब, और ये वाले इलेक्ट्रॉन इनको रिपेल भी करते हैं, दोनों साइज बढ़ जाती है। तो दो इफेक्ट लग रहे हैं यहाँ पर शील्डिंग में, एक तो जेड इफेक्टिव है जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण तो रेडियस कम हो रही है इनवर्स, और एक शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट क्या कर रहा है कि शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है, जो कोर इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को धक्का देते हैं, क्योंकि ये भी है, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्शन फोर्स लग रहा है, तो ये इनको रिपेल करते हैं और न्यूक्लियर चार्ज से शील्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट के कारण रेडियस क्या होती है, बढ़ती है। तो ये दोनों इफेक्ट जो है वहां पर ये देखना पड़ेगा कि ये ज्यादा पावरफुल है तो रेडियस कम हो जाएगी, ये ज्यादा पावरफुल है तो रेडियस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये रेडियस के बारे में बताया। कल हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। थैंक यू।